हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। तो मैं एक बार फिर आ गया हूँ जूरिस्प्रूडेंस के अपने मास्टर नोट्स लेकर और बिल्कुल एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ। तो परंपरा के हिसाब से सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इंडेक्स को देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है। तो गाइस, डेफिनेशन हो चुकी है 24 थिंकर्स विद मास्टर टेबल। सारे कॉन्सेप्ट मास्टर टेबल्स के साथ हैं, तब तक आपने देख लिया होगा ताकि याद करने में आसानी रहे। नेचर ऑफ लॉ हो गया है, सोर्सेज ऑफ लॉ को दो पार्ट में किया है। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हो चुके हैं। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो किया, उसके बाद एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हम कर चुके हैं, सारे थिंकर कवर कर चुके हैं। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हो गया है, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कर रहे हैं। इसके ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आ चुका है, उसके बाद इसमें हमने मोंटेस्क्यू किया, फिर अगस्त कॉम्टे को किया, फिर हर्बर्ट स्पेंसर को किया। आज अपन करने वाले हैं इसमें आयरन को, राइट। तो बिना देर किए अपन शुरू करते हैं। तो ये जो श्रीमान जी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, सज्जन से व्यक्ति, इनका नाम है कैस्पर रुडोल्फ वॉन आयरिंग। मैं प्रोनाउंस आयरिंग करता हूं, अगर आपके पास बेहतर प्रोनाउंसिएशन है तो आप कर सकते हैं। तो कैस्पर रुडोल्फ वॉन आयरिंग पैदा हुए 22 अगस्त 1818 को और रुखसत हो गए इस दुनिया से 17 सितंबर 1892 को, राइट गाइस। जर्मन जूरिस्ट हैं, वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस कौन है, तो कैस्पर रुडोल्फ वॉन हियरिंग है फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। हाइडेलबर्ग में पढ़े, फिर गोटिंगन में पढ़े, म्यूनिक में, बर्लिन में, ठीक है। और उनको डॉक्टरेट मिली 1844 में। इनका एकेडमिक कैरियर बेसल, रॉकस्टॉक, कील, गिंसन, वियना एंड फाइनली गोटिंगन तक पहुंचा, जहां पर ये अपने मृत्यु तक रहे। ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। आयरिंग रेपुटेशन राइवल दैट ऑफ सेवेनी, but unlike Seventy historical method, Eyring emphasized a functional and a purposive view of law। देखो जी, आयरिंग की जो रेपुटेशन थी वो बिल्कुल लगभग लगभग सेवेनी के जैसी थी, बिल्कुल उन्हीं के समान रेपुटेशन थी। प्रतिष्ठा में कोई फर्क नहीं था, सेवेनी जितना महान दार्शनिक इनको माना जाता था। लेकिन सेवेनी का सारा जोर किस पे था? हिस्टोरिकल मेथड पर, मतलब न्याय शास्त्र के ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर सेवेनी का मेथड, सेवेनी का जो जोर था, सेवेनी का जो स्ट्रेस था, वो न्याय शास्त्र के ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर था। सेवेनी हिस्टोरिकल मेथड को ज्यादा मानते थे, लेकिन आयरिंग ने एम्फेसाइज किया लॉ के फंक्शनल और पर्पसिव व्यू पर, यानी कि फंक्शनल कार्यात्मक किस तरीके से कार्य करता है, राइट, और पर्पसिव यानी कि उद्देश्यात्मक कि लॉ का अल्टीमेट गोल क्या है, लॉ का उद्देश्य क्या है। तो बिल्कुल सेवेनी के समान थे, आप सेम फुटिंग पर रख सकते हो सेवेनी को और आयरिंग को। लेकिन सेवेनी वाज टिल्टेड टुवर्ड्स हिस्टोरिकल मेथड एंड आयरिंग वाज more concerned about the functional and the purposive view of the law. He argued that law is not an abstract system of eternal truths, but a practical instrument serving social interest. राइट, अगर इसको मैं आपको शुद्ध हिंदी में बता दूं तो वो कहते हैं कि कानून कोई अमूर्त या शाश्वत सत्य पर आधारित सिद्धांतों की व्यवस्था नहीं है। तो वो कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो कानून है वो कोई शाश्वत एटर्नल ट्रूथ, सत्यों पर आधारित कोई सिद्धांतों की व्यवस्था नहीं है। कोई मतलब ऐसा कोई सेटलमेंट नहीं है प्रिंसिपल्स का जो केवल ट्रुथ पर ही बेस्ड हो। एटर्नल ट्रुथ मतलब ऐसे सच जो कभी खत्म ना हो, जैसे समय शाश्वत है ना, समय हमेशा था, हमेशा होगा, हमेशा है। तो ये कह रहे हैं कि कानून जो है वो कोई शाश्वत सत्यों पर आधारित सत्य की व्यवस्था नहीं है, बल्कि वह समाज के हितों की पूर्ति करने वाला व्यवहारिक साधन है। लिखा ना यहाँ पर, ट्रुथ बट अ प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट सर्विंग सोशल इंटरेस्ट, यानी कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, समाज के हितों की पूर्ति करने वाला एक व्यवहारिक साधन है, ये मानते हैं मिस्टर आयरिंग को। इस फेमस प्रिंसिपल, तो याद रखना इनका फेमस प्रिंसिपल है लॉ एज अ मीन्स टू एंड, यानी कि आयरिंग कह रहे हैं कि कानून एक उद्देश्य प्राप्त करने का साधन है। तो आयरिंग कहते हैं लॉ एज अ मीन्स टू एंड, मतलब कानून एक उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। मैं लिख देता हूं इसको यहां पर कि कानून एक उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। अब ये बड़ी गहरी है, ये इनकी जो बात है ना, उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। कानून एक उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है, राइट। मैं कोशिश करता हूं कि ये जो वीडियोस है ना, ये ज्यादा लेंथी ना हो, आप फटाफट देख लें। तो देखो, लॉ एज अ मीन्स टू एन एंड, यानी कि कानून एक उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। इसका मतलब समझो, देयर इज अ गोल, देयर इज अ ऑब्जेक्टिव, और आपको उसको अचीव करना है, तो आपने उसके लिए कानून बनाया। कानून को एज अ होल मत लो, अभी छोटी छोटी चीजों को एड्रेस करने के लिए, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने के लिए सरकारें बनाती हैं कानून, स्टेट बनाता है कानून। तो ये कहते हैं कि कानून से आप उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, कानून जस्ट इंस्ट्रूमेंट टू अचीव दैट गोल।
और ये इनका ये जो प्रिंसिपल, इनका ये जो सिद्धांत है, बिकम द कॉर्नर स्टोन ऑफ सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो जो समाज शास्त्रीय विचारधारा है किसकी, न्याय शास्त्र की, जूरिस्प्रूडेंस न्याय शास्त्र। तो न्याय शास्त्र की जो समाज शास्त्रीय विचारधारा है, ये उसका एक कॉर्नर स्टोन बन गया, उसका एक फेमस प्रिंसिपल बन गया ये, राइट। आगे चलते हैं। ही इंसिस्टेड दैट लॉ अराइज फ्रॉम सोशल स्ट्रगल। तो यहाँ पर मिस्टर आयरिंग कहते हैं कि जो लॉ है ना, वो कहां से, कानून कहां से निकला, सामाजिक संघर्षों से निकला, डेवलप हुआ कॉन्फ्लिक्ट्स में, एंड एग्जिस्ट टू रिकंसाइल इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट। और एग्जिस्ट करता है रिकंसाइल करने के लिए जो व्यक्तिगत इंटरेस्ट है और जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है। कलेक्टिव मतलब सामूहिक हित है, मतलब कलेक्टिव एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव एज एन पब्लिक, कलेक्टिव एज एन कम्युनिटी, कलेक्टिव एज एन स्टेट, राइट। तो जो एक स्ट्राइक चल रहा है, एक जो मतलब एक टसल चल रहा है इंडिविजुअल और कलेक्टिव इंटरेस्ट के बीच में, उसको रिकंसाइल करने का, उसको ठीक करने का, उसके बीच में मेल जोल बढ़ाने का, राइट, कानून इसलिए एग्जिस्ट करता है। सो ही इंसिस्टेड दैट लॉ अराइज फ्रॉम सोशल स्ट्रगल। लॉ कहां से आता है, सोशल स्ट्रगल से आता है, सामाजिक संघर्ष से आता है, और डेवलप करता है, विकसित होता है थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स, और एग्जिस्ट करता है किस चीज को कंसाइल करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट को। फॉर आयरिंग, लॉ इज कोअर्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट टू सिक्योर सोशल वेलफेयर। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। कोअर्शन का मतलब है बच्चा, पार्टी, यहां पर बल, बल, जोर, ताकत। लॉ एक प्रकार का बल है जो ऑर्गेनाइज्ड है स्टेट के द्वारा, और स्टेट क्या करता है, उससे सिक्योर करता है, सुरक्षित करता है किसको, सोशल वेलफेयर को, सामाजिक हित को। क्योंकि अगर स्टेट है और स्टेट के साथ सोसाइटी है, और सोसाइटी को कंट्रोल करना है, सोसाइटी का वेलफेयर करना है, तो देयर शुड बी सम इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज लॉ, राइट। तो लॉ एक, आप मान लीजिए लॉ एक प्रकार का बल है, या लॉ एक प्रकार का डर है, या लॉ एक प्रकार की ऑब्लिगेशन है, ठीक है, जो लोगों को माननी ही माननी है ताकि सोशल वेलफेयर चलता रहे। तो अब अपन कह सकते हैं लॉ इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू स्टेट क्या करता है, सिक्योर करता है सोशल वेलफेयर को, ऐसा आयरिंग कह रहे हैं। So this perspective shifted jurisprudence away from metaphysical speculation towards a pragmatic sociological analysis of law role in society। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो दृष्टिकोण है कि लॉ इज अ कोअर्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट टू सिक्योर सोशल वेलफेयर, इस दृष्टिकोण ने शिफ्ट किया जुरिस्प्रूडेंस को, कहां से, मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन से। मेटाफिजिकल मतलब दैट इज रिवॉल्व अराउंड, क्या कहते हैं, थियोलॉजी, दैट इज रिवॉल्व अराउंड रिलीजन, दैट इज रिवॉल्व अराउंड स्पिरिचुअलिटी, और स्पेकुलेशन क्या हो गया, अनुमान। तो उससे किस तरफ गई, प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक क्या होता है, व्यवहारिक, और सोशियोलॉजिकल एनालिसिस मतलब सामाजिक विश्लेषण। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर मैं आपको इसको हिंदी में समझाऊं अपने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, इस दृष्टिकोण ने, इस पर्सपेक्टिव ने जुरिस्प्रूडेंस को दार्शनिक अटकलों से हटाकर कानून की समाज में भूमिका के व्यवहारिक समाजशास्त्रीय विश्लेषण की ओर मोड़ दिया, राइट। दोबारा से सुनो, इस दृष्टिकोण ने जुरिस्प्रूडेंस को फिलोसॉफिकल जो हर्डल्स थी उनसे हटाकर, और जो लॉ है ना, उसकी सोसाइटी में जो व्यवहारिक भूमिका है, ठीक है, उसके साथ साथ समाज शास्त्रीय सोशियोलॉजिकल एनालिसिस की तरफ मोड़ दिया इस पूरे के पूरे पर्सपेक्टिव ने। ठीक है, मतलब कहने का है, आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं कि ये जो आयरिंग का पर्सपेक्टिव है कि लॉ arises from social struggle, develops through conflict and exists to reconcile individual और collective interest, और लॉ एक कोअर्शन है, एक बल है जो ऑर्गेनाइज करता है स्टेट ताकि सोशल वेलफेयर को सिक्योर कर सके। तो इस पूरे के पूरे पर्सपेक्टिव ने लॉ को कहां से बाहर निकाला, एक जो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस थी, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव था, और किस तरफ लॉ की दिशा को मोड़ दिया, प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक दृष्टिकोण दिया, और समाज शास्त्र का जो एनालिसिस ऑफ लॉ है, एनालिसिस ऑफ लॉज रोल इन सोसाइटी, उस तरफ मोड़ दिया। मतलब समाज शास्त्र जिस तरीके से विश्लेषण करता है कि कानून का क्या रोल है समाज में, मतलब दार्शनिकता से बाहर खींच लाए, फिलोसफी से बाहर खींच लाए, स्पेकुलेशन, मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन से बाहर खींच के लाके इस पूरे के पूरे दृष्टिकोण ने, इसलिए आयरिंग का स्टैंड इतना बड़ा है, इसलिए इनको सेवनी के समान प्रतिष्ठा वाला माना जाता है कि इन्होंने समाज शास्त्र में मतलब सोशियोलॉजिकल एनालिसिस किया, लॉ का क्या रोल है उसका सोसाइटी में, व्यवहारिक रोल क्या है, किस तरीके से आप डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं। लॉ को आप फिलोसफी से हटा दीजिए, ये दृष्टिकोण ये कहता है। लॉ को आप अनुमान मत मानिए, लॉ कैसे हुआ, स्ट्रगल से आया, कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू, मतलब वही थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है
आयरिंग की, मैं कह रहा हूं आयरिंग ने कोई थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नहीं दी, लेकिन आयरिंग के हिसाब से लॉ कैसे इवॉल्व हुआ, कानून ने अपना विकास कैसे किया, स्ट्रगल्स के थ्रू आया, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू डेवलप हुआ, और क्या किया इसने, इंडिविजुअल और कलेक्टिव इंटरेस्ट के बीच में एक समन्वय बैठाया, उनको रिकंसाइल किया, ठीक है। आगे चलते हैं। आयरिंग्स आइडियाज लेड द फाउंडेशन फॉर लेटर ज्यूरिस्ट, जैसे डीन रोस्को पाउंड और यूगन एल्ड्रिच इनसे काफी प्रभावित हुए, जिन्होंने आगे डेवलप की सोशियोलॉजिकल एंड रियलिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस। His insistence on law's social purpose, adaptability, and connection to collective interests mark a decisive break from purely analytical or historical schools, making him one of the most transformative thinkers in the legal philosophy. यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक इंसिस्टेंस थी किसकी, आयरिंग की, आयरिंग का जो एक जोर था, आयरिंग की जो एक विचारधारा जम चुकी थी कानून को लेकर, कि कानून जो है वो सर्व करता है सोशल पर्पस को, उसमें एडेप्टेबिलिटी भी है, ठीक है, और इसका जो कनेक्शन है वो कलेक्टिव इंटरेस्ट से है, मतलब सामूहिक हितों से, कि एक व्यक्ति का हित नहीं करता, ये सबका हित करता है, सामूहिक हित करता है, सामूहिक हित को देखता है, उसको सिक्योर करता है, उसको बचाता है। तो ये एक डिसाइसिव ब्रेक माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि अब तक आप लोग को पढ़ रहे थे एनालिटिकल अप्रोच से, हिस्टोरिकल अप्रोच से पढ़ रहे थे, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस ने कह दिया था लॉ जो है वो हिस्ट्री में से निकला है, एनालिटिकल ने कहा था कि साइंटिफिक पॉजिटिविज्म, ऑस्टिन वाला, हॉलैंड वाला, राइट, जेरेमी बेंथम वाला। तो आयरिंग ने आके क्या करा, आयरिंग ने पूरा का पूरा फोकस किस पे दिया कि लॉ जो है वो सर्व करता है सोशल पर्पस को, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स में से निकलता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कलेक्टिव इंटरेस्ट के बीच में समन्वय स्थापित करता है। तो इसलिए आयरिंग माने गए एक मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव थिंकर लीगल फिलोसफी में। तो एक बार टेबुलर फॉर्म पे चेक कर लेते हैं। पूरा नाम हुआ कैस्पर रुडोल्फ फोन आयरिंग, जर्मन ज्यूरिस्ट है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ इसमें मेंशन है 22 अगस्त 1818 ऑरिक में, 17 सितंबर 1892 गोटिंगन, राइट। टाइटल फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, एनोबल्ड इन 1872 बाय एम्परर फ्रांज जोसेफ वन। कंट्रीब्यूशन क्या था इनका, इन्होंने डेवलप लॉ एज अ मींस टू एन एंड, यानी कि लॉ क्या है, एक उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है, राइट। हमने इसको ऊपर भी किया है, कानून का उद्देश्य जो है वो, कानून एक उद्देश्य प्राप्त करने का साधन है। ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ इंटरेस्ट, अभी इसको आगे पढ़ेंगे, हित का न्याय शास्त्र। प्रायोरिटाइज सोशल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल वेलफेयर, सेंट्रल आइडिया क्या था, लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट सोसाइटी का इंटरेस्ट, ठीक है। लॉ इज इक्वल टू कोअर्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट, इसको टर्म को याद रखना, ये पूछते हैं, मैंने देखे हैं इस तरह के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। So legacy, influence, Dean Roscoe Pound और Eugen Relich, foundation of sociological and the realist jurisprudence. Keywords क्या है? Der Zweck am Recht, ये वही है, राइट। कानून एक उद्देश्य प्राप्त करने का साधन है। Der Kampf ums Recht 1872, spirit of Roman law, law as a means to end, struggle for a law। आगे चलते हैं। अब यहां पर देखते हैं आयरिंग फेमस प्रिंसिपल, वॉर डेर ज़्वैक इन रेट, जर्मन में है लॉ एज अ मींस टू एन एंड, अगर इसको हिंदी में लिखा जाए कानून एक उद्देश्य प्राप्त करने का साधन है। लिख लेना अपनी नोटबुक में, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, कानून एक उद्देश्य प्राप्त करने का साधन है, एक उद्देश्य प्राप्त करने का साधन है, ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल वेलफेयर and favor the fact that the social interest of the society must have the priority over an individual interest and the purpose of law is to protect the interest of society। ठीक है, जो आयरिंग थे वो इस बात के अगेंस्ट थे, जो थ्योरी है इंडिविजुअल वेलफेयर की, व्यक्तिगत विकास की, उन्होंने फेवर किया फैक्ट को, किस फैक्ट को, दैट सोशल इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, समाज का जो सोशल इंटरेस्ट है उसमें प्रायोरिटी एक इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट एंड द पर्पस ऑफ लॉ इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, लॉ का इंटरेस्ट एंड लॉ का पर्पस क्या होना चाहिए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, समाज के हित को सुरक्षित करना, ना कि एक किसी व्यक्ति के हित को सुरक्षित करने के बजाय समाज के हित को सुरक्षित करना, क्योंकि समाज का हित जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के हित से बड़ा होता है। यानी कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट जो होता है वो सोसाइटी के इंटरेस्ट से बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा ही होगा। दैट्स व्हाई हिज थ्योरी इज नोन एज ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ इंटरेस्ट। तो एक और चीज निकल के आई कि आयरिंग की थ्योरी क्या जानी जाती है, ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ इंटरेस्ट, जो जोर देती है किस बात पे, ऑन द सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ के सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे वो जोर देती है, ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ इंटरेस्ट। अब चला कान खोल के सुनो, देखो ये इंपॉर्टेंट आ गया। ही डिस्क्राइब लॉ इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट, तो लॉ को, कानून को इन्होंने इन एस्पेक्ट में डिस्क्राइब किया। सबसे पहला क्या था, लॉ एज अ रिजल्ट ऑफ कांस्टेंट स्ट्रगल,
मतलब लॉ किसका रिजल्ट है, किसका आउटकम है, निरंतर संघर्ष का, कांस्टेंट स्ट्रगल, निरंतर संघर्ष का। ऊपर पढ़ा था ना हमने, लॉ कहां से आया है, आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसको देख लेते हैं। सोशल स्ट्रगल गिव बर्थ टू लॉ। इन्होंने कहा जो सामाजिक संघर्ष था उसने किसको पैदा किया, कानून को पैदा किया। एंड द होल लॉ ऑफ इट एग्जिस्टेंस टू द कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। और ये कहते हैं कि लोगों को एहसानमंद होना चाहिए अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। किसका एहसानमंद होना चाहिए, वो सारे के सारे कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट जो इंडिविजुअल्स के थे, किस पर्पज के लिए थे, प्रोटेक्ट करने के लिए सोसाइटी के इंटरेस्ट को। मतलब जितने भी इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लॉ जो है, लॉ की जो एग्जिस्टेंस है, कानून की जो एग्जिस्टेंस है, उसका सारा का सारा क्रेडिट उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को जाता है इंडिविजुअल्स के, जो इसलिए लड़े गए ताकि सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ही गिव इंपोर्टेंस टू द लिविंग लॉ। उन्होंने लिविंग लॉ को इंपोर्टेंस दी। लिविंग लॉ बच्चा पार्टी वो होता है जो समय के साथ साथ और सोसाइटी की जरूरतों के साथ साथ अपने आप को चेंज करता रहता है, अमेंडमेंट करता रहता है, जैसा हमारा संविधान। सो ही गिव इंपोर्टेंस टू द लिविंग लॉ विच डेवलप्स इन द स्ट्रगल ऑफ द सोसाइटी। जो लिविंग लॉ डेवलप हुआ सोसाइटी के स्ट्रगल की वजह से। लिविंग लॉ डेवलप्स थ्रू सोसाइटी स्ट्रगल्स, नॉट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है। लॉ इज बोर्न आउट ऑफ द नीड टू प्रोटेक्ट सोशल इंटरेस्ट अगेंस्ट इंडिविजुअल क्लैशेस। तो ये एक ही बात है जो ऊपर है। लॉ इज बोर्न आउट ऑफ, किस लिए, नीड टू प्रोटेक्ट सोशल इंटरेस्ट। और सोशल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में क्या है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट या इंडिविजुअल क्लैशेस। आगे चलते हैं। तो ओरिजिन देख लीजिए किस चीज का, लॉ राइजेस फ्रॉम सोशल स्ट्रगल। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रोड्यूस लीगल नॉर्म्स। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से लीगल नॉर्म्स आए। नेचर क्या है, लॉ इज इवोल्यूशनरी नॉट स्पॉन्टेनियस। मतलब इसका विकास हुआ है धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अभी भी हो रहा है, एकदम से नहीं। डेवलप थ्रू सोसाइटल क्लैशेस, जो सामाजिक स्ट्रगल हैं, क्लैशेस हैं, उनके थ्रू लॉ डेवलप हुआ। फोकस लिविंग लॉ, प्रैक्टिकल लॉ शेप्ड बाय द सोसाइटी। तो दूसरा पॉइंट इसमें आता है, लॉ एज अ मीन्स टू सर्व सोशल पर्पस। तो लॉ का उद्देश्य क्या है, कि सामाजिक उद्देश्य की हितों की रक्षा करना, उनकी पूर्ति करना। अकॉर्डिंग टू हिम अल्टीमेट गोल ऑफ लॉ इज टू सर्व सोशल पर्पस। मतलब सोशल पर्पस जो है वो सामाजिक उद्देश्य कैसे अचीव होगा, ये लॉ का अल्टीमेट गोल है। सामाजिक उद्देश्य को अचीव करना लॉ का अल्टीमेट गोल है। सामाजिक उद्देश्य को, सोशल पर्पस को अचीव करते वक्त रास्ते में जो अड़चने आएंगी, अटकलें आएंगी, उनको लॉ एड्रेस करेगा और दूर करेगा। क्या हो सकता है सामाजिक उद्देश्य, समाज खुश रहे, समाज एफिलेंट रहे, इकोनॉमिक तरक्की हो, एजुकेशनल तरक्की हो, लोगों में एक सेटिस्फेक्शन हो। तो इसके लिए किसकी जरूरत है, लॉ की जरूरत है। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रमोट सोशल इंटरेस्ट बाय अवॉइडिंग वेरियस क्लैशेस बिटवीन सोशल एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ड्यूटी ऑफ स्टेट बता दी भैया, स्टेट की ड्यूटी क्या है, प्रमोट करना सोशल इंटरेस्ट को, और अवॉइड करते हुए किन चीजों को, जो क्लैशेस होते हैं बिटवीन सोशल एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट में। स्टेट मस्ट प्रमोट सोशल इंटरेस्ट बाय रिकंसाइलिंग क्लैशेस बिटवीन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बात निकल के आती है कि स्टेट क्या है, वो प्रमोट करेगा सोशल इंटरेस्ट को। लेकिन स्टेट तभी प्रमोट कर सकता है सोशल इंटरेस्ट को जब वो इंडिविजुअल और कलेक्टिव इंटरेस्ट के बीच में जो क्लैशेस हैं उनको रिकंसाइल करे, उनको अच्छे से एड्रेस करे, उनको सेटल करे, उनको एस्टेब्लिश करे। ठीक है भैया, कोई भी वो नहीं होना चाहिए, क्लैशेस नहीं होना चाहिए, तभी तो आप सोशल वेलफेयर को प्रमोट करेंगे, सोशल इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। He defined law as a coercion organized in form by the state for social welfare। इसको अभी हमने ऊपर किया है ना, कि इन्होंने, आयरिंग ने क्या डिफाइन किया है लॉ को, कि ये एक प्रकार का बल है जो स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है सोशल वेलफेयर को अचीव करने के लिए। बिल्कुल सही है। ये मान लीजिए पैसिव वॉइस में कह रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑस्टिन याद आ जाते हैं एनालिटिकल से। वो कहते हैं ना, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। तो इसमें बल क्यों है, इसमें कोर्शन क्यों है, क्योंकि अगर आपने लॉ को फॉलो नहीं किया तो आपको दंडित किया जाएगा, आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, आपको जेल में भी भेजा जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज कोर्शन ऑर्गेनाइज इन फॉर्म बाय द स्टेट, जिसका मतलब है द जस्टिफाइड कोर्शन बाय द स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ सोशल वेलफेयर। यानी कि ये जस्टिफाइड कोर्शन है, आपने इसको जस्टिफाई कर दिया, ये न्याय संगत है। ये जो बल पूर्वक सोशल वेलफेयर करना न्याय संगत है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते ना सोसाइटी में मैं तो अपनी मर्जी से चलूंगा। भैया एक सोसाइटी के कायदे हैं, सोसाइटी के कानून हैं, सोसाइटी के नियम हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए ही बनाए गए हैं। तो कहते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, बिल्कुल वैसे ही। आगे चलते हैं। तो ये जस्टिफाइड कोर्शन है। डेफिनेशन, लॉ इज इक्वल टू, देखो जैसे जस्टिफाइड कोर्शन को थोड़ा सा और समझा देता हूं।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फ्री मूवमेंट दिया है, राइट? आप फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन कुछ ऐसी भी टेरिटरीज हैं जहां आईएलपी लगता है, इनर लाइन परमिट। आप आर्मी हेडक्वार्टर में थोड़ा ना घुस जाओगे कैंट में बिना परमिशन के, या पड़ोसी के घर में घुस जाओगे कि ये तो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, सुझा दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं। डेफिनेशन क्या है? लॉ इज इक्वल टू कोर्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट, एंश्योर सोशल वेलफेयर, मतलब सामाजिक कल्याण को एंश्योर करता है। पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट सोशल इंटरेस्ट, प्रायोरिटी ओवर इंडिविजुअल वेलफेयर। तो ड्यूटी ऑफ अ स्टेट, प्रमोट हार्मनी, अवॉइड क्लैशेस बिटवीन सोशल एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आगे चलते हैं। ये टेबुलर फॉर्म में इसलिए दिया है ताकि तुरंत तत्काल प्रभाव से आप लोगों को याद हो जाए। अब लॉ एज वन ऑफ द मीन्स टू कंट्रोल सोसाइटी, ये भी बिल्कुल ठीक है। लॉ एक ऐसा भी साधन है जो सोसाइटी को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है सोसाइटी को, बिल्कुल ठीक। सोशल एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल कैन बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट बाय मीन्स ऑफ कोercion, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ अवार्ड एंड ड्यूटी फॉर एंश्योरिंग सोशल कंट्रोल फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। यहां तक बिल्कुल ठीक है। फ्राइडमैन ने कहा, आयरिंग वाज डिस्क्राइब्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बिकॉज ऑफ हिज कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इफेक्टिव फैक्टर टू कंट्रोल सोशल ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर आयरिंग कह रहे हैं कि लॉ को आप एक ऐसा साधन मान सकते हैं जिससे सोसाइटी को नियंत्रित किया जा सकता है, राइट गाइस? और इसी में आयरिंग ने क्या कहा, सॉरी फ्राइडमैन ने आयरिंग के बारे में कहा कि आयरिंग को हम फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इसीलिए कहते हैं कि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया जो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, जो इफेक्टिव फैक्टर है, किस लिए? टू कंट्रोल सोशल ऑर्गेनिज्म, राइट? आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं इसका भी मैकेनिज्म क्या है। कोercion, रिवार्ड, ड्यूटी एंड लव, इनके थ्रू कंट्रोल करते हैं आप। इनके थ्रू क्या करते हैं? सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। कोercion मतलब बल से, रिवॉर्ड मतलब इनाम के द्वारा, ड्यूटी कर्तव्य, और लव तो आप सब जानते हैं, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सो ये क्या है? टू सोशल कंट्रोल के। तो फंक्शन क्या है? अलाइन इंडिविजुअल एक्टिविटीज विद सोशल वेलफेयर, एंश्योर करते हैं ऑर्डर को। लिगेसी क्या है? लॉ एज अ इफेक्टिव फैक्टर इन कंट्रोलिंग सोसाइटी, तो सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आएगा। अब आयरिंग की थ्योरी ऑफ सोशल इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है। सोशल इंटरेस्ट मतलब सामाजिक हित, सामाजिक हित का सिद्धांत। लॉ इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड द आइडिया ऑफ पर्पस। ही फाउंड द मेन स्प्रिंग्स ऑफ लॉ which are only instrument for securing the need of society. He stressed that law does not exist for the individual as end in himself, but secure his interest with the good of society in a view. कहने का मतलब लब्बुलवाब ये है, समरी ये है, ये कहते हैं कि जो लॉ है ना वो इस चीज को इंश्योर करता है कि सोशल इंटरेस्ट के साथ साथ इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी साध लिया जाए। मतलब सोशल इंटरेस्ट में ही भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट निहित है, मतलब समाज कल्याण में व्यक्तिगत कल्याण निहित है। इन ऑर्डर टू रिकंसाइल द इंडिविजुअल विद सोसाइटी, सोसाइटी के साथ इंडिविजुअल को जोड़े रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि बैलेंस बनाया जाए वेरियस इंटरेस्ट का इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन सा? इंडिविजुअल इंटरेस्ट, स्टेट इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट। तो आयरिंग यहां पर ये कह रहे हैं भैया एक बैलेंस बनाने के लिए एक इंडिविजुअल का भी इंटरेस्ट बच जाए, सोसाइटी का भी इंटरेस्ट बन जाए, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट और स्टेट इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट में आपको एक बैलेंस, संतुलन बनाना पड़ेगा। व्यक्तिगत हित में, राज्य हित में और सामाजिक हित के, इन तीनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। So there are 4 principles which direct men towards social ends and to engage in social activities. तो 4 ऐसे सिद्धांत हैं जो मैन को डायरेक्ट करते हैं, निर्देशित करते हैं किस तरफ? सोशल एंड्स की तरफ, और वो सोशल एक्टिविटीज में एंगेज हो। एक तो प्रिंसिपल ऑफ रिवार्ड, राइट, इनाम का सिद्धांत कह सकते हैं आप इसको। प्रिंसिपल ऑफ कोercion, बल का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ लव, प्रेम का सिद्धांत। अब आगे देखते हैं इस बारे में क्या बात की है आयरिंग ने। अकॉर्डिंग टू आयरिंग, डेवलपमेंट ऑफ लॉ लाइक इट्स ओरिजिन इज नीदर स्पॉन्टेनियस नॉर पीसफुल, ना तो शांतिपूर्वक था ना एकदम से हुआ था। इट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, ये निरंतर संघर्ष का परिणाम है, निरंतर कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम है। और वो किस लिए हो रहे थे कॉन्स्टेंट स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट? शांति और ऑर्डर को अचीव करने के लिए, टू पीस एंड ऑर्डर। सो लॉ इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, मतलब मानवीय आचरण का हिस्सा है कानून। इट पर्पज इज टू सिक्योर सोसाइटी नीड्स, और इसका पर्पज क्या है लॉ का? जो समाज की जरूरतें हैं उनको सुरक्षित रखना, उनको एड्रेस करना अच्छे से। लॉ रिकंसाइल इंडिविजुअल, स्टेट एंड सोशल इंटरेस्ट, मतलब इंडिविजुअल, व्यक्तिगत और राज्य और सामाजिक हितों के बीच में लॉ एक मेलजोल बना के रखता है, उनको अच्छे से एड्रेस करता है, इनके बीच में बैलेंस बना के रखता है। 4 गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? रिवार्ड, कोercion, ड्यूटी, लव। डेवलपमेंट ऑफ लॉ इज नीदर स्पॉन्टेनियस, ये याद रखना, नॉर पीसफुल, ना तो वो स्पॉन्टेनियस था ना शांतिपूर्वक था, ये कांस्टेंट स्ट्रगल का रिजल्ट था। अब देख लेते हैं इसको।
टेबुलर फॉर्म में इंटरेस्ट यानी कि किस किस का इंटरेस्ट, 1 2 3 इंडिविजुअल का, स्टेट का, सोशल का, और क्या चाहिए, बैलेंस रिक्वायर्ड है। सिद्धांत क्या कहता है, 4 सिद्धांत है, रिवार्ड, कोअर्शन, ड्यूटी, लव, डायरेक्ट मैन टुवर्ड सोशल एंड्स और सोशल एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं। उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ आयरिंग, अब नहीं डेवलपमेंट देख लो, लॉ इवॉल्व्स थ्रू स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट, और अल्टीमेट गोल क्या था, टू अचीव पीस एंड ऑर्डर। अब आयरिंग का क्रिटिसिज्म क्या है, आयरिंग पॉइंट आउट प्रॉब्लम बट ऑफर लिमिटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इन्होंने प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट, समस्याएं बता दी, लेकिन उनके जो सॉल्यूशन थे वो बहुत कम बताए। लॉ प्रोटेक्ट विल नॉट पर्पस, लॉ पर्पस को प्रोटेक्ट नहीं करता, विल को प्रोटेक्ट करता है, इच्छा को प्रोटेक्ट करता है। ओवर एम्फेसिस ऑन कोअर्शन, तो कहा गया कि कोअर्शन पे ज्यादा ही एम्फेसिस था। ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रिकंसाइलिंग इंटरेस्ट, काफी आशावादी थे वो रिकंसाइलिंग इंटरेस्ट को लेकर, राइट। अब देखते हैं नैरो स्कोप, इनसफिशिएंट अटेंशन टू रिलीजन, कल्चर एंड इकोनॉमिक्स। इन्होंने कहा कि इनसफिशिएंट अटेंशन थी आयरिंग की धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर और आर्थिक इकोनॉमिक्स को लेकर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिटिसिज्म, प्रॉब्लम नॉट सॉल्यूशन, मतलब आइडेंटिफाई कॉन्फ्लिक्ट बट लैक ऑफ रेजोल्यूशन मेथड, प्रोटेक्ट विल नॉट पर्पस, फोकस ऑन कोअर्शन रेदर देन डीपर वैल्यूज, ज्यादा ही आशावादी हो गए, ओवर ऑप्टिमिस्टिक, अज्यूम हार्मनी इन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, नैरो स्कोप, इग्नोर एक्स्ट्रा लीगल इन्फ्लुएंसेस, रिलीजन, कल्चर एंड इकोनॉमी। अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी किताबें इन्होंने लिखी हैं आयरिंग साहब ने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं यूजीसी नेटवर्क से। डेर कैंप ओम्स एक्ट, द स्ट्रगल फॉर लॉ 1872 में, क्या है इसमें, राइट मस्ट बी एक्टिवली डिफेंडेड, लॉ बॉर्न ऑफ स्ट्रगल। उसके बाद आता है डेर एक्ट, द पर्पस ऑफ लॉ 1877 से 83 के बीच में, लॉ एज अ मींस टू एन एंड, पर्पसिव थ्योरी। उसके बाद आती है स्पिरिट ऑफ रोमन लॉज 1852 और 65 के बीच में, रोमन लॉ एज अ फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद आती है लॉ इन डेली लाइफ 1870, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, उसके बाद आती है ये बैट्रिगेज बॉम्ब बेसिज, इसका मुझे शायद वो नहीं मिला था इंग्लिश ट्रांसलेशन, चलिए आप कर लीजिएगा, नहीं तो मैं डाल दूंगा, अगली बार अपडेट करूंगा इन नोट्स को। तो 1869 चैलेंज सेवेनीज डॉक्ट्राइन ऑफ पोजीशन, तो सेवेनी की जो पोजीशन की डॉक्ट्राइन है वो चैलेंज की गई। और सोशल इंटरेस्ट थ्योरी जो इन्होंने दी, इसका भी मैंने काफी टाइम ढूंढने की कोशिश करी कब का है, तो ये भी नहीं मिला। जैसे जैसे नोट्स अपडेट कर रहे हैं, चल रहा है, टीम काम कर रही है इन चीजों पर। तो ये थे इनके मेजर वर्क्स, लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। और गाइस, आज के साथ ये आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लग रहा है, कुछ तरीका बदलना है, चीजों को कुछ इंप्रूव करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम, राइट। उनसे सुधार की संभावना और गुंजाइश बनी रह सकती है। आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं logicalstudies.com पर, TLS UGC नेट लो ये टेलीग्राम का चैनल है, और 7302606241 व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस नोट्स या आपकी कोई और भी क्वेरी हो। और अभी हम logicalstudies.com पर डेली के PYQP स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक वाइज जिस हिसाब से हम वीडियो डालेंगे उस हिसाब से टॉपिक के PYQP में हम डालते रहेंगे। सो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, जल्दी मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।